ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का 6वां चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है और लगातार हम 7 बजे से हर सीट का अपडेट देते जा रहे हैं। बड़ी खबरें भी आपको बता रहे हैं और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि प्रयागराज मतदान जारी है। कृष्ण केशव प्रसाद मौर्य ने वोट डाला है, पत्नी के साथ मतदान किया है। प्रयागराज से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6ठे चरण का मतदान जारी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्नी के साथ मतदान किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वोट डालना इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और चूंकि मैं फुलपुर लोकसभा का मतदाता भी हूं और शहर उत्तरी का मतदाता भी हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू के साथ 5 मतदाता हैं, सभी पांचों लोग आकर के मतदान किए हैं। और सबसे अपील भी करते हैं, सब लोग परिवार सहित जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनको मताधिकार मिल चुका, मत देने का अधिकार मिल चुका है, वो वोट डालने जरूर निकले। और बहुत अच्छा माहौल है इस गर्मी के बावजूद। मेरे मतदाता भाई बहन अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और वोट डालने की। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने मतदान किया। एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है और लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही है। सीईसी राजीव कुमार ने मतदान किया है और लोगों से मतदान करने की अपील की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। के बारे में बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है। तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहां जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से वोटिंग के बाद बोले आप नेता गोपाल राय, भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। संविधान लोकतंत्र की मजबूती हमारे मतदान में है। तो दिल्ली से अब बड़ी खबर आपको बता दें, आप नेता गोपाल राय मतदान के बाद क्या कहें कि भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। संविधान और लोकतंत्र की मजबूती हमारे मतदान में है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। चाहता हूँ कि अभी हमने मतदान किया है और मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की मजबूती हमारे मतदान में है। ये अवसर 5 साल में एक बार आता है, इसलिए देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर हरियाणा से। अरविंद शर्मा ने मतदान किया है। छावनी बूथ 71 पर वोट डाला है। वोट डालने के बाद वोट किया। हरियाणा से अब बड़ी खबर कि अरविंद शर्मा ने मतदान किया है। छावनी बूथ 71 पर वोट डाला है। वोट डालने के बाद वोट की अपील की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद शर्मा ने मतदान किया है और छावनी बूथ 71 पर वोट डाला है। तस्वीरें देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं। मैं सभी भाइयों बहनों, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं
कि ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करें। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मत की ही, वोट की ही ताकत है और अपनी ताकत का समय है कि अपनी ताकत का सभी हमारे मतदाता, 36 बिरादरी सभी मतदाता उसका प्रयोग करें और प्रजातंत्र के इस तो ये थे अरविंद शर्मा जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मतदाताओं से वोट की अपील। अब हम रुख करेंगे दिल्ली की तरफ। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें और इनकी क्या स्थिति है, हर सीट पर हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले उत्तर पूर्व दिल्ली, ये लोकसभा सीट जिन पर वर्सेस, यानी कि यहां पर देखिए मनोज तिवारी बीजेपी से और कन्हैया कुमार कांग्रेस से, दोनों एक तरह से दिग्गज कहे जा सकते हैं। कन्हैया कुमार से सभी परिचित हैं, मनोज तिवारी से तो खैर सभी परिचित ही हैं। दोनों की साख दांव पे लगी है इस उत्तर पूर्व दिल्ली पर। आगे अगर जो बढ़ें तो यहां पर वोटर्स कितने हैं इस सीट पर, हम बताएं आपको कि 24,83,159 मतदाता हैं। कुल पुरुष मतदाता अगर जो देखा जाए तो 13,26,040 और महिला 11,36,970। थर्ड जेंडर अगर वोटर्स की बात करें तो 149 वोटर्स जो हैं ये थर्ड जेंडर हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जनादेश की बात करते हैं। 2019 में इस सीट पर कौन विजेता रहा है, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी से इस समय जो प्रत्याशी हैं वही मनोज तिवारी बीजेपी से इस सीट पर विजयी रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस से यहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और इस लोकसभा सीट पर विधानसभाओं की क्या स्थिति है ये भी हम जरा देख लेते हैं कि बुराड़ी आप, तिमारपुर आप, सीमापुरी आप, सीलमपुर आप, बाबरपुर आप, गोकलपुर आप, मुस्तफाबाद आप, लेकिन घोंडा, रोहतास नगर और करावल नगर में बीजेपी। तो आप और बीजेपी में ही ये 10 विधानसभाएं, इन 10 विधानसभाओं में आप देख सकते हैं कि 7 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर जैसे घोंडा, रोहतास नगर और करावल नगर, इन पर जो है बीजेपी यहां पर विजयी हुई है। आपने देखा इसे, बहुत अच्छी तस्वीर। और अब हम आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में 2009 से ले चलेंगे कि कौन यहां पर विजयी रहा। एक बहुत ही संक्षिप्त इतिहास। 2009 जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस से यहां से जीते थे। 2014 में मनोज तिवारी जीते थे। 2019 में मनोज तिवारी जीते थे। फिर हैट्रिक लगाने का चांस है मनोज तिवारी के पास। तो हैट्रिक लगाने का चांस तो ये है। और जो भी स्थिति, जो भी परिस्थितियां इस बार बन पड़ रही हैं कन्हैया कुमार के आ जाने से, ये सीट जो है कांग्रेस और बीजेपी में, ये देखने वाली बात होगी कि बाजी कौन मारता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, हाई प्रोफाइल सीट है। मनोज तिवारी की वजह से तो था ही, कन्हैया कुमार के आने के बाद ये पुनः हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। मैंने वोटर्स के बारे में भी बता दिए कुछ। अब अपने मेहमानों की तरफ अगर जो रुख करें तो हमारे साथ इस समय जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। भरत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। रमाकांत पटेल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और आदित्य नारायण जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम। लगातार जी रत्नाकर सिंह जी और हमारे भरत सिंह जी जो हैं, मुस्कुराहट बनी रहे
डिबेट शुरू होने से पहले उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, मुस्कुराहट से जो बहस शुरू होती है उसमें गर्माहट तो होती है, लेकिन शालीनता के साथ जो गर्माहट होती है उसका आनंद ही कुछ और है। और मेहमान हमारे गर्मी तो दिखाएंगे लेकिन शालीनता के साथ, क्योंकि राजनीति में गर्मी है तो गर्मी तो होनी ही चाहिए, गर्माहट है और गर्मी का महीना है, टेम्परेचर बहुत हाई है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का टेम्परेचर, राजनीतिक टेम्परेचर कन्हैया कुमार के आने से कुछ बढ़ा ही है। तो सबसे पहले हम जो बहस का पैटर्न है कुछ चेंज करते हुए सीधे आदित्य नारायण जी के पास जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य नारायण जी। ये जो राजनीतिक टेम्परेचर उत्तर पूर्वी दिल्ली का है, क्या लगता है आपको कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र लगभग पिछले 50 सालों में जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पर और बेतरतीब कॉलोनियों का क्षेत्र है। तो लोगों को हमेशा उम्मीद रही है कि इसका विकास प्रॉपर ढंग से हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। निश्चित तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आबादी इस कदर बढ़ी है दिल्ली की कि कोई भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। जहाँ तक मनोज तिवारी जी की बात है, 2 बार सांसद रहने के बाद उनके पास में बहुत कुछ करने का मौका नहीं था, क्योंकि ये सरकार तो आम आदमी पार्टी की है वहाँ पे लोकल। केंद्र सरकार से कोई बहुत बड़ी योजना इस क्षेत्र के लिए आई नहीं है। और कन्हैया कुमार जो है, जो है स्टूडेंट लीडर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रहे हैं और अपने आप में जो है उन्होंने बहुत कम उम्र में एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि के तौर पर और छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर, युवा नेता के तौर पर अपनी पूरे देश में जो है छवि बनाई है। जिस तरीके से मनोज तिवारी भी अपने संगीत के द्वारा जो है, मनोज तिवारी एक अपने आप में एक छवि रखते हैं, उसी तरह से कन्हैया कुमार की भी छवि है। और दिल्ली में चूंकि इस क्षेत्र में जो है बिहार से आए हुए लोगों की भरमार है, तो निश्चित तौर पर जो टक्कर जिस तरीके की होना चाहिए थी, वो टक्कर बहुत ज्यादा कांटे की बन गई है। और इस बार निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है ये चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, लेकिन सही रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर टक्कर बहुत कांटे की है। जी बिल्कुल, टक्कर बहुत कांटे की है। टक्कर से याद आया कि भरत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जहां कुछ न कर सकी, फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार को ला करके क्या सोचते हैं कि किन किन वर्गों के, किन किन विशेष वोटों को ये साधने में कामयाब हो जाएंगे, युवा वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाएंगे कि मनोज तिवारी को पटक नहीं दे देंगे? क्या सोचा गठबंधन ने? जी देखिए, गठबंधन में ये सीट हमारे पास आई हुई है और यहाँ से हमारे फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार को जो है पार्टी ने टिकट दिया है। और साथ जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ भी है, जो पिछले 1 दशक से वहां पे दिल्ली जैसे क्षेत्र में बढ़िया रिजल्ट अगर कोई दिया है तो आम आदमी पार्टी ने दिया है। तो कन्हैया कुमार एक तो कांग्रेस का कैंडिडेट, हमारी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, प्लस उसके बाद आम आदमी का वोट बैंक है। तो ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं, और भाजपा से जो नाराजगी है, यानी हार्ड कोर वोटर जो भाजपा के थे, वो इस समय भाजपा से इतने नाराज है कि वोट परसेंटेज अगर आप देखें पूरे इस लोकसभा चुनाव में तो बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि जो उनको भाजपा को वोट करने वाले वो तो निकल ही नहीं रहे हैं, वोट दे ही नहीं रहे, क्योंकि वो इतने नाराज है ना कि वो
दूसरे को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो भाजपा को नाराजगी के तौर पे वोट नहीं दे रहे हैं। तो हमारा वोट जो है ना, वो जितना वोट दिख रहा है आपको, उसमें से 90% जो है वो इंडिया आघाड़ी के जो है कैंडिडेट है उनके लिए निकल रहा है। तो ये हमारे लिए प्लस है। दूसरा कि लोग, देश आज है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से वो तंग है। अब भाजपा के लोग कहेंगे, प्रवक्ता कहेंगे, नेता कहेंगे कि हमारे यहाँ तो भाई कोई करप्शन ही नहीं है। करप्शन नहीं है ये आप कहते हैं, लेकिन देश देख रहा है कि आपकी पार्टी में जितने नेता आपने लिए हैं वो 90% जो है बड़े से बड़े करप्शन करने वालों को ही आपने पार्टी में लिया है। तो करप्शन की आपने जो है एक दायरा सेट कर दिया है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जितना बड़ा करप्शन किया होगा, उनको इस पार्टी में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा और बड़ा पद भी दिया जाएगा। लेकिन आज देश के सामने एक विकराल समस्या ये है कि उनको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले। फिर से देश की जनता एक तरफ कांग्रेस की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ ये जो है एक आशा भरी निगाहों से देख रही है कि कैसे हमें इसे निजात दिलाया जाए। क्योंकि 2014 के पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार आपको याद है कि किस तरह से स्लोगन चला था, मोदी सरकार भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्रचार नहीं माना नहीं। मोदी सरकार कह दे, मोदी सरकार तो भरोसा किया था ना देश की जनता ने। हमने मान लीजिए बहुत महंगाई बढ़ा दी थी, हम जो है काम नहीं कर रहे थे, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। इन सब से मिटाने का वादा ही तो करके भाजपा आई थी, और उन सारे वादों को कहीं न कहीं देश की जनता ने देखा कि ये खत्म नहीं हो रहा है और 4 गुना बढ़ गया है। तो कह रहे हैं कि भैया लौटा दीजिए हमारे वही पुराने दिन। ये अच्छे दिन तो हमने देख लिए, पुराने दिन हमारे सही थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार देश की जनता का मूड बदला है और देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को फिर से एक बार केंद्र की सत्ता में बिठाया जाए, ताकि हमें इन सभी से निजात मिल सके। चलिए रत्नाकर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, नहीं निभाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? महंगाई की मार, बेरोजगारी, ये सारी चीजें तो कह के तो सचमुच आए थे। अब की बार बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो आ गई। रत्नाकर जी कुछ जवाब देंगे? जी देखिए, अभी मैं शुरुआत करना चाहता हूं जो आपने चर्चा किया कन्हैया कुमार के लोकसभा सीट से और मनोज तिवारी के लोकसभा सीट से। उसके बाद मैं रोजगार और महंगाई की मार पे भी बिल्कुल अपने मैनिफेस्टो पे भी चर्चा। देखिए, दिल्ली की जनता और देश की जनता ये देख रही है और समझ चुकी है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी का जो यह गठबंधन है ना, यह गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और ये अवसरवादिता की राजनीति है। अवसरवादिता है शुद्ध रूप से, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस के वोटरों पे हुआ है। और वही आम आदमी पार्टी कभी कसम खाया करती थी कि हम अपने बच्चे की कसम खाते थे, अरविंद केजरीवाल जी, कि हम कभी भी जीवन में कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अवसर मिला तो उन्होंने समझौता भी किया और सरकार भी बनाई। और वैसे ही कांग्रेस आज अपने आप को पिछले, अगर 6वें चरण में अभी जो जिन 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इन 58 सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी शून्य पे थी और इस बार बड़े शून्य पे की तरफ अग्रसर है। और इनको लग रहा है कुछ नहीं हासिल होगा तो चलो भाई आम आदमी पार्टी से ही समझौता कर लेते हैं। तो आज ये अवसरवादिता का जो है ये समझौता हुआ। क्यों नहीं आपने दिल्ली में समझौता किया? सॉरी, क्यों नहीं आपने पंजाब में समझौता किया? दिल्ली में तो कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं हम आपके हैं कौन। यहाँ पे आप गलबैया करते हैं, पंजाब में जाते हैं तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और चोर और बेईमान और क्या क्या आरोप लगाते हैं। तो देश की जनता और दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि अवसरवादिता की राजनीति करने वालों का अब जो है टुकड़ा साफ होने वाला है। बिल्कुल रत्नाकर जी, हम आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद। तो दिल्ली में हम साथ साथ हैं, बहुत अच्छी बात कही,
लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन? सबसे पहले तो आप इसका जवाब दीजिए, फिर सीटों पे चर्चा करेंगे। एक ही जवाब है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, जरूरत ही नहीं है वहां पर एक साथ होकर के चुनाव। कांग्रेस का है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के की सरकार रही है पिछले समय में, अभी सांसद थे, तो उन्हीं को तो सफाया करके आप पहुंचे हैं। देखिए तो इस कारण नहीं बन पाया है वहां पर गठबंधन, या कोई और बात है? देखिए, मैं स्पष्ट बतलाऊं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि इस समय देश को बचाने की जरूरत है तानाशाही से। देश को जो पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बांग्लादेश बनाने का, रूस बनाने का, रसिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी, इस तानाशाही से बचाने का एक समय है। सबको एक साथ आने की जरूरत थी। अब अगर आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में ये साथ में है, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, तो पंजाब में चूंकि मकसद है तानाशाह को हराना, और पंजाब में तानाशाह का कमल चलने वाला नहीं है, वहां पर जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर कांग्रेस को हराए थे तो क्या कह के हराए थे वहां पर पंजाब? देखिए, उस समय के अलग मुद्दे थे, उस समय के अलग मुद्दे थे। वहां की सरकार से लोग दुखी थे, वहां की सरकार ने लंबे समय से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई थी, उसमें असफल रही है। लेकिन अभी जो मुद्दा तो है, दुखी करने वाली सरकार देने वाली पार्टी के साथ गठबंधन में क्यों गए? मैं फिर से बतलाऊं, देश बड़ी विकट परिस्थिति में है। देश को बर्बाद करने का जो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देखिए कि ये जो 2014 में आए थे, क्या मुद्दे थे इनके? महंगाई मुद्दा था इनका, भ्रष्टाचार मुद्दा था इनका, बेरोजगारी मुद्दा थी इनकी, सुशासन मुद्दा था इनका। क्या किसी एक मुद्दे पे ये लोग कामयाब हुए? क्या इन्होंने महंगाई कम करी? क्या बेरोजगारी कम करी? क्या भ्रष्टाचार मिटाया? ऊपर से दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किया है। देश के अंदर जो महंगाई है, इन लोगों ने अनाप शनाप तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड वसूला और उसकी वजह से महंगाई हुई। तो इन मुद्दों पे ये पूरी तरह से विफल रही। दूसरा, जो तानाशाही की मैं बात कर रहा हूं, रसिया में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, विपक्ष के जितने नेता थे, विपक्ष के सभी नेताओं को एक एक करके जेल में इन्होंने डाल दिया। रूस ने 80% वोट पाए पुतिन साहब। क्यों भाई? क्योंकि सामने चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं। ये उसी प्रकार की रेस कराना चाहते हैं कि एक बच्चा आता है, बोला पिताजी मैं फर्स्ट आ गया, बोले वाह बेटा बधाई हो, कौन कौन दौड़ा था तुम्हारे साथ में? बोला मैं तो अकेले दौड़ा था। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाल दो, शिवसेना वालों को जेल में डाल दो, उनकी पार्टी तोड़ दो, शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ दो। तो यही करते हैं, ये चाहते हैं कि रेस में इनके सामने कोई नहीं दौड़े। लेकिन देश की जनता तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता संविधान खत्म करने की इनकी जो कोशिश है उसको सफल नहीं होने देगी। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के बाहर करने का काम करेगी। चलिए ठीक है, अब फिर हम मेहमानों के पास आए जी। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो जल्दी से, क्योंकि एक सीट और है उसकी भी थोड़ी सी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे आरोप लगाए, उस पर जवाब 2-3 पॉइंट से लिखा है। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है और न्यायपालिका हो चाहे केंद्रीय एजेंसियां हो, उनको प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। मैं इस भाई साहब से एक यही चीज पूछना चाहूंगा कि आप बता दीजिए, अगर देश में तानाशाही और न्यायपालिका को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत कैसे मिल गई भाई? अरे इसका भी आपके संजय सिंह को अंतरिम जमानत कैसे मिल गई? आरोप लगा रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि कैसे जमानत दे दी। सुन लीजिए भाई साहब, अरे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरे पेट में दर्द, मैं पेट में दर्द बिल्कुल मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है रत्नाकर जी। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल अमित शाह ने उठाए हैं, आपके गृह मंत्री जी ने उठाए हैं, आप उनसे तो पूछिए उन्होंने कैसे सवाल उठा दिए। जनता निर्णय करेगी, जनता निर्णय कर रही है और करेगी भी। आपके सफाई और स्पष्टीकरण से कुछ होने वाला है। मैं 10 सेकंड कुछ और बोलना चाहता हूँ। कल मैं मोदी जी का सुन रहा था, मोदी जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आपके पास में अलग अलग जांच एजेंसियों ने नोटों की गड्डियां बरामद की, लेकिन दिल्ली में तो कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा कि हाँ नहीं मिला, मतलब ये कि स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं मिला, उसके बावजूद आपने तानाशाही से जेल में डालने का काम किया। रमाकांत पटेल जी, आम आदमी पार्टी अपने आप को संयमित पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी अपने आप को संयमित पार्टी करती है। थोड़ा सा संयम दिखाइए और रत्नाकर जी की बात सुन लीजिए जी। रत्नाकर जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि
आज ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वह पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है जो कभी स्वराज के नारों से चली थी और शराब घोटाले से में आकर सिमट गई। आज इनके तमाम मंत्री, तमाम नेतागण जेल में हैं और उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं और इनके खुद के मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और साक्ष्य भी मौजूद है। और ये न्यायपालिका में गए जमानत के लिए न्यायपालिका ने कहा कि मौजूदा साक्ष्य है, अब फिर आप बोलेंगे कि मैं बीच में देखते हुए हम आपको जमानत नहीं दे सकते हैं। लेकिन चूंकि जनता के प्रतिनिधि है, 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत जो है वो मिल गया है, 1 जून को फिर से जाना पड़ेगा। तमाम भ्रष्टाचारी लोग इनके पास हैं। अरे आपने दिल्ली की जनता को एक पे एक शराब फ्री दे करके दिल्ली की जनता को शराब के नशे में, युवाओं को शराब के नशे में ढकेलने का काम किया है। पिंक ठेके का इजाद किया, वो पीने की उम्र घटा दी और ड्राई डे खत्म किया। ये सारी चीजें तो आपने किया। क्या करना चाहते थे? तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये पार्टी तोड़ने की बात कह रहे हैं। पार्टियां वो टूटी हैं जो परिवारवाद को लेकर चलती हैं, जो चाहती हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी ही उत्तराधिकारी हो इस पार्टी की। हसरत देखा आपने, एनसीपी पवार अपनी बेटी को पार्टी का सर्वोसर्वा बनाना चाहते थे, तो अजीत पवार जो उस पार्टी को, संगठन को लेकर चलते थे, पार्टी 2 फाड़ में हो गई। उसी प्रकार शिवसेना के जो है उद्धव ठाकरे जी अपने पुत्र को ही अपना युवराज घोषित करना चाहते थे। उनकी पार्टी जो है हिंदुत्व के रास्ते से अलग हो गई, उनके नेता अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां जो परिवारवाद की राजनीति से ग्रसित है, टूटने का कारण वो है और आरोप हमारे ऊपर लगा। ठीक है जल्दी एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मतदान किया है। एक मतदान केंद्र पर उनको वोट डाला है, एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने कहा। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री ने मतदान किया है और उन्होंने कहा कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको। आइए सुनते हैं कि मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा है मतदान करने के बाद। करना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकलें और अपने कर्तव्य का पालन करें और घर से निकलकर वोट डालें। लोकतंत्र का उत्सव मनाने का समय है और सब मिलकर वोट डालने के लिए बाहर निकलें। प्रधानमंत्री चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे अन्य लोग हों, सब लोग मिलकर वोट डालें, क्योंकि ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का नारा है 400 पार का नारा, क्या कहना? जी मैं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आप सांसद संजय सिंह ने अपील की है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें। 300 से ज्यादा सीट जीतेगी इंडी गठबंधन। तो इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ऐसा कहना है आप सांसद संजय सिंह का। उन्होंने कहा है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें। आइए सुनते हैं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। मैं लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि भारत के संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तानाशाही के अंत के लिए इस बार अपना वोट करें। जरूर निकलें वोट देने के लिए। और आज हम सब लोग जानते हैं कि जब राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सारा कुछ संचालन संसद और विधानसभाओं के माध्यम से होता है। अच्छे प्रतिनिधि वहां जाएंगे तो स्कूल के लिए काम करेंगे, अस्पताल के लिए काम करेंगे, बिजली पानी के लिए काम करेंगे, आपकी जिंदगी की दुश्वारियों को कम करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हरियाणा से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने वोट डाला है। मतदान केंद्र इंडस स्कूल में ये वोट डाला है, लोगों से वोट डालने की अपील की है। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान केंद्र इंदिरा स्कूल में पहुंचकर वोट डाला है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और लोगों से वोट डालने की अपील की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है रणदीप सुरजेवाला।
नागरिकों के साथ साथ खास तौर से स्थल की तपोभूमि कैथल, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि कुरुक्षेत्र और पूरे देश और प्रदेश में छोटा सा योगदान वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर इस उत्सव में मैंने भी किया। मेरी आपके सब दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि अपना वोट जरूर दें, क्योंकि ये वोट ही प्रजातंत्र की रक्षा कर सकता है, ये वोट ही इस देश के संविधान को बचा सकता है, ये वोट ही न्याय की प्रकाष्ठा है, ये वोट ही सत्य का मार्ग है। जी वोट ही सत्य का मार्ग है। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया। उनकी पत्नी सुनीता ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मतदान करने के बाद इन्होंने मतदान करने की अपील की है वोटरों से। तो दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया है, अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है और लोगों से मतदान करने की अपील की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल। से वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत तो ये थे अरविंद केजरीवाल जो कि मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से अपील की, अपनी पत्नी के साथ मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से अपील की कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब चूंकि अपने मेहमानों के पास लौटें, इससे पहले हम नई दिल्ली सीट की तरफ रुख करेंगे और कुछ जानकारी अपने दर्शकों को जल्दी से देना चाहेंगे। और ये नई दिल्ली सीट मुकाबला है बांसुरी स्वराज। ये बांसुरी स्वराज वही है, सुषमा स्वराज की बेटी, और आप से हैं सोमनाथ भारती। जल्दी से अब रुक करेंगे आगे। मतदाताओं की कितनी संख्या ये भी बता दें जल्दी जल्दी। तो मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता 15,25,071, पुरुष मतदाता 8,30,190, महिला मतदाता 6,94,803 और थर्ड जेंडर वोटर्स हैं 78। जल्दी से आगे बढ़े और जनादेश 2019 की भी बात कर ले। मीनाक्षी लेखी बीजेपी से यहाँ पर जीती थी, अजय माकन कांग्रेस से यहाँ पर हारे थे, यानी कि बीजेपी जीती थी, कांग्रेस यहां पर हारी थी। विधानसभाओं की बात करें इस लोकसभा में, अगर जो विधानसभाओं की बात कर ले तो विधानसभा करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश, कुल मिलाकर के 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 10 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी। अब बात करें संक्षिप्त इतिहास की भी बात कर लेते हैं। 2009 में अजय माकन कांग्रेस से यहां पर जीते थे। संक्षिप्त इतिहास है, बहुत छोटा सा। 2014 में मीनाक्षी लेखी यहां से विजयी रही थी, 2019 में मीनाक्षी लेखी विजयी रही। अब यहां पर बीजेपी से इस बार बांसुरी स्वराज को वो टिकट मिला है बीजेपी से और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से। चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। तो हमारे मेहमान वही चिरपरिचित अंदाज में अपनी मुस्कुराहट के साथ, खिलते हुए चेहरे के साथ, फूल का नाम नहीं लेंगे हम क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं और सबसे ज्यादा मुस्कुराहट दिख रही है हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय के चेहरे पर। मुस्कुराहट के राज के साथ हम जानना चाहेंगे कि कारण क्या होगा। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा कम शब्दों में कि यहां पर मीनाक्षी लेखी के स्थान पर बांसुरी स्वराज को लाया गया है नई दिल्ली सीट पर। देखिए, मुख्य कारण मुझे यही लगता है कि जैसे अभी मनोज तिवारी की मैंने बात की, 10 साल से सांसद थे, वैसे ही मीनाक्षी लेखी 2 बार से सांसद हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली के लिए
दिल्ली में ही केंद्र सरकार बैठने के बाद भी वो दिल्ली के लिए खुद व्यक्तिगत तौर पर अपने क्षेत्र विशेष के लिए कुछ नहीं कर पाए और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए इन सीटों पर जो है भाजपा ने पिछले बार विजयी रहने के बाद भी अपना कैंडिडेट बदला। हालांकि ये जरूर है कि अब जो बांसुरी स्वराज हैं वो भी अपने आप में लोकप्रिय चेहरा हैं और सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं और इनके सामने जो सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और दोनों ही वकील हैं, मीनाक्षी ये बांसुरी स्वराज जी भी वकील हैं और सोमनाथ भारती जी भी वरिष्ठ वकील हैं। तो दोनों ही एडवोकेट्स हैं, दोनों ही पढ़े लिखे हैं और दोनों ही अच्छी छवि के लोग हैं और ये जो क्षेत्र विशेष है पूरा आरके पुरम और ये सब ये जो अधिकारियों का क्षेत्र है कि सरकार में बैठे हुए सचिवालय में बैठे हुए अधिकारियों की कॉलोनियां हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा दिल्ली के पुराने रईस लोग भी बहुत सारे करोल बाग और पटेल नगर और इस तरीके के क्षेत्रों में रहा करते हैं। तो पुराना क्षेत्र है काफी। हालांकि क्षेत्र के पुनर्गठन में ये सीट अलग से 2008 में या 9 में ऐसा कुछ दोबारा से जो परिवर्तन हुआ था से पुनर्गठन हुआ था उसमें ये सीट बनाई गई है। पहले इसका कुछ हिस्सा नई दिल्ली में था, कुछ हिस्सा दूसरी जगह था। तो इस तरीके से लेकिन ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र बहुत मायने रखता है और इस क्षेत्र में सभी जो है पढ़े लिखे समझदार लोग निवास करते हैं और इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी को वोट जाता है, आम आदमी पार्टी जीतती है, पूरे के पूरे सारे विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और लोकसभा में की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी विजय होती है। तो निश्चित तौर पर वहां की जो जनता है वो ये सोच के वोट देती है कि केंद्र में किसको बिठाना है, राज्य में किसको बिठाना है, इस तरीके का जो उनके दिमाग में रहती है। यदि उनके दिमाग में इस बार केंद्र में बैठी हुई सरकार को बदलने की इच्छा होगी तो निश्चित तौर पर उन्होंने वोट के अलग ढंग से किया होगा और नहीं होगी तो दूसरे ढंग से किया होगा। तो ये तो रिजल्ट आने पर ही मालूम पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो है जिस तरीके से मतदान हो रहा है और जिस तरीके से दिल्ली पर इसलिए ज्यादा फोकस है दिल्ली निवासियों का कि पिछले बार मुख्यमंत्री को ही जेल में डाल दिया गया अभी। तो इसलिए जो है दिल्ली के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमने उसकी सारी सीटों पर चर्चा करने की भी बात की है। यहाँ पर सेगमेंट में ये लिया है कि सभी सीटों पर हम चर्चा करें। रत्नाकर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। रत्नाकर जी, जैसा कि कुछ तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बता ही दिया कि जो स्थिति परिस्थिति जो भी बन रही है उसके बारे में, लेकिन सवाल यह है कि मीनाक्षी जो लेखी को बीजेपी ने बदला है और बांसुरी स्वराज को यहां पर लाया गया है, तो जो कारण अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने गिनाया है उस कारण पर अगर जो चर्चा करें तो स्थिति थोड़ी सी कुछ बदली सी लग रही है मुझको। आप क्या कहेंगे? आपके पक्ष में आता नहीं दिख रहा परिस्थिति। देखिए चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा है कि चुनाव जो है वो कमल का फूल लड़ रहा है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। जनता देख रही है कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है और देश जो है अग्रसर हो रहा है और विकास कर रहा है। रही बात मीनाक्षी लेखी जी की, तो मैं बता दूं कि चुनाव समिति होती है भारतीय जनता पार्टी की, वह चुनाव समिति जो है निर्णय लेती है और वह देखती है पूरा संगठन में अगर किसी व्यक्ति की जरूरत किसी दूसरे कार्य के लिए होता है और कोई सुटेबल कैंडिडेट उस जगह के लिए मिलता है तो जरूर हम परिवर्तन बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमने किया है बिल्कुल और हम सफल भी रहे हैं बहुत बार। तो ये जो प्रयोग होता है राजनीति में, ये प्रयोग करते रहना चाहिए। अब एक ही कैंडिडेट को 4 बार टिकट देना, उसको ही आगे बढ़ाना, बाकी जो युवा लोग हैं उनको दरकिनार करना, ये कांग्रेस में हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रयोग होते रहते हैं, युवाओं को तवज्जो मिलता है। 2 बार मीनाक्षी लेखी जी रही हैं सांसद, अब उनको संगठन में दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये अभी जो कैंडिडेट है उनको जो है आगे युवा है वो। जी भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से क्योंकि अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो जल्दी से हो चुका है लेकिन जल्दी से हम चाहेंगे कि सभी मेहमानों से एक कमेंट ले लें जल्दी से।
कम शब्दों में बातें रखने का प्रयास करें सर जी। दो चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे छोटे भाई रत्नाकर जी ने कहा कि 3-3, 4-4 बार अगर एक ही व्यक्ति को मौका दिया जाए तो कहीं ना कहीं गलत है। ये नए आदमी को भी लाना चाहिए। अगर कोई एक आदमी अच्छा काम कर रहा है और बार बार कर रहा है तो उनसे क्यों भाई दूर किया जा रहा है टिकट से या सीट से? तो यानी मोदी को भी अब हटा देना चाहिए। अब 10 साल किसी और को भी तो लाना चाहिए। अगर आपको लगता है वो, अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि जो है केजरीवाल हो या विपक्ष का कोई भी नेता जेल में हो, उसके ऊपर आरोप साबित हुए हैं। आपको बता दूं, अगर कानून की जानकारी ना हो तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले आप जो है आरोप लगाते हैं, FIR करते हैं, उसके बाद चार्जशीट दायर करते हैं। आरोप तय करने का काम जो है वो कोर्ट का है। मगर नया ये जो कानून बना है PMLA कानून के अंतर्गत आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद में इसे क्यों पारित करवाया, क्यों संशोधन करवाया? इसलिए इस कानून के अंतर्गत जब तक ईडी जो भी इस कानून को लगाया है, आरोप लगाया है PMLA कानून के अंतर्गत, जब तक वो जो है खुद नहीं चाहेगा तब तक वो जो है बेगुनाह साबित नहीं हो सकता है। आप CBI से भी करवा सकते थे, लेकिन CBI अगर उनके ऊपर केस करेगी तो कोर्ट तुरंत उनको जमानत दे देगी। तो कानून को भी समझना पड़ेगा और यही वजह है कि ईडी का उपयोग PMLA कानून के अंतर्गत पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि जमानत मिल ही नहीं सकता है। उसमें इतनी सारी शर्तें हैं, वो जमानत हो नहीं सकता है। तो कम से कम देश को फैलाने का, देश को फैलाने का, देश को जो है झांसा देने का काम 10 साल आप लोग ने किया, कम से कम अब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सबको पता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है और सशर्त जमानत दी है। 1 तारीख के बाद आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे तो अभी हो जाएगा ना आपका। रमाकांत जी जल्दी से कम शब्दों में, मात्र 2 मिनट में किसी के चरित्र का हनन कैसे किया जाता है ये भाजपा से सीखना चाहिए। चलिए ठीक है। और उसके बाद में वो ठीक है सर, हमने कहा कि कम शब्दों में अगर जो अपनी बात रखें भरत जी, क्योंकि समय बहुत कम है जी। देखिए भाजपा प्रवक्ता ने 2-3 चीजें अच्छा, कही। इन्होंने कहा पे जाना है तो जी बिल्कुल। इन्होंने भाजपा प्रवक्ता ने कहा शराब घोटाला, परिवारवाद और कैंडिडेट कोई भी हो, ये तीनों बातों पर मैं जवाब दूंगा। शराब घोटाले पे जहां तक ये बोल रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी ने कहा कि शराब घोटालेबाज से, कारोबारी से पैसा मध्य प्रदेश की यूनिट को मिला है 60 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। इन्होंने अगला कहा परिवारवाद, तो राजभर की पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? देवगौड़ा फैमिली, प्रज्वल रवन्ना बलात्कारियों के साथ इनका गठबंधन है, क्या ये परिवारवाद वाले नहीं है? पासवान फैमिली क्या परिवारवाद वाली नहीं है? जय शाह कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? ये इस पे पहले जवाब दे दे, फिर आरोप लगाएं। इन्होंने कहा कि कैंडिडेट कोई भी हो, तो ऐसे कैंडिडेट जो क्षेत्र की जनता से जुड़ते नहीं है, क्षेत्र की जनता के कोई काम नहीं आते हैं, केवल प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगेंगे। अब तो प्रधानमंत्री का नाम जो है एक्सपोज हो गया है कि ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा घोटाला करने के मास्टरमाइंड है। इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश में महंगाई करने का काम किया, अनाप शनाप चंदा वसूलने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। चलिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है आपका। अब चूंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः लगातार हर सीटों पर चर्चा करेंगे, तमाम अपडेट देते रहेंगे और मेहमानों से चर्चाएं भी करते रहेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा